जल, जंगल और जमीन उत्तराखंड की यही पहचान मानी जाती है। इन्हीं तीनों चीजों से बचने के लिए एक पृथक राज्य की मांग की गई थी। जल, जंगल और जमीन पर उत्तराखंड के लोगों का हक हो और इन संसाधनों से प्रदेश तरक्की की तरफ बढ़े। इसको लेकर अनेकों लोगों ने बलिदान भी दिए और काफी समय तक उत्तराखंड बनने को लेकर जबरदस्त आंदोलन भी किए। आखिरकार वो वक्त आया उत्तराखंड के निर्माण का और विकास का जन्म भी हुआ। ऐसा न केवल तमाम मुख्यमंत्रियों के भाषण में भी आया और एसी कमरों में बैठकर विकास को बड़ा करने की बड़ी बड़ी बातें भी उन उत्तराखंडियों के सामने की जो स्वभाव से सरल और सौम्यता की मिसाल के तौर पर पूरे देश में पहचान रखते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठे वादों की हकीकत से रूबरू नहीं है। बाकी रही सही कसर भारत के लोकतंत्र के मंदिर लोकसभा में खुलकर सामने आ गई जब उत्तराखंडियों को उत्तराखंड की हकीकत सामने दिखाई देने लगी। कहानी कुछ यूं है कि खुद सरकार के आंकड़ों ने ही सरकार और उसके नवजात विकास की पोल खोलकर रख दी। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे हम आपको। नमस्कार, मैं दिलीप सिंह राठौड़, देवभूमि उत्तराखंड से। संसद में रखी एक रिपोर्ट के मुताबिक हिमालयी राज्यों में सबसे अधिक उत्तराखंड के जंगल विकास की भेंट चढ़ गए हैं। यही कारण है कि जिस प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है, अब उसे आपदा प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें गर्मी में धधकती आग जंगल को जला देती है तो सर्दी में बर्फीली चोटियां नदियों के आवेग को अचानक से बढ़ा देती हैं और तेज बारिश, फटते बादल जिंदगियों को तबाह कर देते हैं। ये तीनों ही मुश्किल हालात विकास की सीमा को पार कर भोले भाले मासूम लोगों की जिंदगी को असमय लील लेते हैं और काल के गाल में समाते लोग इन मुश्किल हालातों में कुछ कर भी नहीं पाते हैं। घर तबाह, खेत तबाह और जिंदगी भी तबाह। उत्तराखंड में जिस तरह विकास के नाम पर जंगलों से लेकर जल विद्युत परियोजनाओं और सड़कों के निर्माण में भूमि का कटान हो रहा है, उससे इस प्रदेश के मजबूत पहाड़ों की नींव इस कदर हिल चुकी है कि जरा सा झटका भी यहाँ के पहाड़ झेल नहीं पाते हैं और भरभरा कर जमींदोज हो जाते हैं। जगह जगह भूस्खलन से लोगों की जान जा रही है। पूरे प्रदेश में जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो इस समय जोशीमठ और उत्तरकाशी है, जहां भूस्खलन की वजह से सालों साल से रह रहे लोग अब अपना घर छोड़ने को न केवल मजबूर हैं बल्कि लगातार पलायन जैसी स्थिति सामने भी नजर आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या उत्तराखंड की स्थापना का उद्देश्य सही मायने में पूरा हो गया है? क्या हमारे शहीदों ने इसी विकास के लिए इस राज्य की मांग की थी? हमारी सरकारें इस प्रदेश को किस दिशा की तरफ लेके जा रही हैं? हमारी सरकारों और यहाँ के नेताओं में कोई भी एक नेता ऐसा नहीं जिसके पास इस प्रदेश के विकास के लिए यहाँ के अनुकूल कोई विजन हो, जिससे इस प्रदेश का यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से विकास हो सके। आखिर कैसे सिर्फ एक अंधी विकास की दौड़ में इस प्रदेश को जो क्षति पहुंच रही है उससे प्रदेश को कैसे बचाया जाए? उत्तराखंड को विकास की दरकार है, लेकिन जिस तरह से अनियोजित तरीके से ये काम चल रहा है उससे आने वाले भविष्य में इस प्रदेश के लोगों को इस विकास की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और शायद वो कीमत चुका भी रहे हैं। बड़ी बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के लिए पहाड़ों को अंदर से खोखला किया जा रहा है। नदियों के प्रवाह को पूरी तरह से रोका जा रहा है। ऑल वेदर रोड हो या फिर रेल प्रोजेक्ट, जिस तरह से पहाड़ों में अंधाधुंध कटान हो रहा है वो कहीं ना कहीं इन पहाड़ों की नींव को लगातार कमजोर करता नजर आ रहा है और लगातार कमजोर कर रहा है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में जो आंकड़े रखे हैं वो कहीं ना कहीं इस प्रदेश की उस जनता को रास नहीं आएंगे जो इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचते हैं। संसद में रखे इन आंकड़ों के मुताबिक पिछले 1.5 दशक के दौरान हिमालयी राज्यों में सबसे अधिक जंगल उत्तराखंड राज्य में गैर वानिकी उपयोग यानी विकास की भेंट चढ़ चुके हैं। पिछले 15 वर्षों में पूरे देश में 3,06,000 हेक्टेयर जंगल जो हैं उनका डाइवर्जन किया गया है नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए। उदाहरण के तौर पर चाहे माइनिंग की गतिविधियां हों, रेलवे की गतिविधियां हों या अन्य विकास के कार्य हों।
इन 3,06,000 हेक्टेयर का जो पूरा टोटल पिछले 15 साल में, उसमें उत्तराखंड राज्य का 14,141 हेक्टेयर भी शामिल है। और जब देश के टॉप 10 राज्यों की सूची, जहां से सर्वाधिक फॉरेस्ट का डायवर्जन हुआ है, इस सूची में उत्तराखंड का 8वां स्थान है। इन टॉप 10 राज्यों की सूची में उत्तराखंड ही एकमात्र हिमालयन राज्य है जहां पर सर्वाधिक डायवर्जन हुआ है। एक और तरीका इन आंकड़ों को देखने का और समझने का यह भी है कि जहां पूरे देश के क्षेत्रफल में उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल मात्र 1.6% आता है, लेकिन जब हम इस पूरे 3,06,000 हेक्टेयर को देखते हैं, उसका लगभग 5% जो हिस्सा है वो उत्तराखंड के जिम्मे आता है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 15 वर्षों में 14,141 हेक्टेयर वन भूमि अन्य उपयोग के लिए ट्रांसफर की जा चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक वन भूमि डायवर्जन मामले में उत्तराखंड देश के प्रमुख 10 राज्यों में शामिल है। राज्य में औसतन प्रत्येक वर्ष 943 हेक्टेयर भूमि दी जा रही है। वर्ष 2008 से लेकर 2009, वर्ष 2022 से लेकर 2023 के दौरान सभी राज्यों में 30,05,945.38 हेक्टेयर भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी उपयोग के लिए लाई गई है। अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर बाकी कोई हिमालयी राज्य उत्तराखंड के आसपास भी नहीं है। पड़ोसी राज्य हिमाचल में 6,696 हेक्टेयर वन भूमि दूसरे उपयोग के लिए इस्तेमाल हुई है, जो उत्तराखंड के मुकाबले आधी से भी कम है। ये सभी भूमि सड़क, रेलवे, पुनर्वास, शिक्षा, उद्योग, सिंचाई, ऑप्टिकल फाइबर, नहर, पेयजल पाइपलाइन, उत्खनन, जल, ऊर्जा और सौर ऊर्जा जैसे कार्यों के लिए दी गई हैं। हालांकि प्रदेश के विकास के लिए ये सभी जरूरी भी हैं, लेकिन इसके कुछ मानक तय नहीं किए गए हैं। मसलन इन सब के लिए बेहिसाब तरीके से पहाड़ों का दोहन किया जाता रहा है और किया जा रहा है। ये बड़ी गंभीर बात हमारे सामने आती है कि किस तरीके से पिछले 15 वर्षों में कितना ज्यादा जंगलों का डायवर्जन उत्तराखंड राज्य में हुआ है। और आज जहां पर इस दौर में, इस युग में, जहां न सिर्फ उत्तराखंड क्षेत्र के लिए या हिमालयन क्षेत्र के लिए या पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए जलवायु परिवर्तन और उसी के साथ में जुड़ी हुई आपदाओं का चोरी दामन, क्योंकि जिस किस्म की आपदाएं हम सब लोग अपने इर्द गिर्द हर वर्ष उसकी तीव्रता को भी बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो किस तरीके से उत्तराखंड राज्य में एक ऐसे विकास के मॉडल की स्थापना की जा सकती है या की जाती है जो कि पर्यावरण और विकास का संतुलन बना करके आगे चल सके। ये निश्चित तौर पर प्रदेश के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए, सरकारों के लिए शायद सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पर्यावरणविद कई बार सरकार को इस पर चेता चुके हैं कि इस प्रदेश में बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि छोटी छोटी परियोजनाओं को बनाया जाना चाहिए। लेकिन सरकारें इन पर गौर करने को शायद तैयार ही नहीं है, जिसका नतीजा यह है कि प्रदेश में बड़ी बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को ही हरी झंडी मिलती रही है। जोशीमठ भू धसाव के बाद स्थानीय लोगों ने जिस तरह वहां बन रही जल विद्युत परियोजना को भू धसाव का कारण माना, वो अनायास ही नहीं बल्कि उसके पीछे ये परियोजना भी एक बड़ा कारण बनी है। ऐसा पर्यावरणविद मानकर चलते हैं। इसके नतीजे अब देखने को भी मिल रहे हैं। चमोली जिले में सबसे ज्यादा पहाड़ हिल रहे हैं, भूस्खलन हो रहे हैं। हालात आज के दौर के ये हैं कि अपराध को रोकने के लिए बनी पुलिस, खासकर चमोली पुलिस, मॉनसून सीजन में सभी काम छोड़ सिर्फ यही बताने में लगी रहती है कि यहाँ रास्ता बंद है और यहाँ पर रास्ता खुला है। जब से ऑल वेदर रोड सड़क का काम शुरू हुआ है, तब से नए नए भूस्खलन जोन बन चुके हैं, जिससे लगातार कटाव बढ़ रहे हैं, जिसकी चेतावनी भी पहले दी जा चुकी है। याद कीजिए, जब सुप्रीम कोर्ट की एक हाई पावर कमेटी ने सिफारिश की थी कि ये प्रोजेक्ट पहाड़ के लिए बेहद खतरनाक हैं, लेकिन इस कमेटी की सलाह को भी नजरअंदाज कर दिया गया। 2018 में इस प्रोजेक्ट को एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। इस याचिका में कहा गया कि सड़क के लिए पहाड़ों को जरूरत से अधिक काटना पहाड़ के इकोसिस्टम को तबाह कर रहा है और इससे आपदाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। कोर्ट ने इस पर फैसला देते हुए सड़क की चौड़ाई 5.5 मीटर तक रखने का आदेश दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज कर दिया। सरकार ने
चीन सीमा सैनिकों को सुविधाएं पहुंचाने जैसे अनेक तथ्य सामने रखे, जिसके बाद कोर्ट ने केंद्र की सलाह को माना और सड़क को 10 मीटर तक चौड़ा करने का फैसला दे दिया। अब पहाड़ पर हो रहे इस अंधाधुंध कटाव और सड़क चौड़ीकरण के लिए कट रहे पेड़ों का ही नतीजा है कि पूरे यात्रा मार्ग में नए नए भूस्खलन जोन लगातार बनते जा रहे हैं, जिसका खामियाजा आखिरकार भुगतना तो पड़ेगा ही, और मासूम लोग भुगत भी रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले पर टिप्पणी करना हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, मगर शायद बेमौत मर रहे लोग, तबाह होते घर हमें जुबान देने को मजबूर कर देते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और उत्तराखंड की सटीक जानकारी रखने वाले अनूप नौटियाल मानते हैं कि उत्तराखंड राज्य की संवेदनशीलता को देखते हुए ये आंकड़े चिंता में डालने वाले हैं। हर साल राज्य आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों का सामना कर रहा है। नीति नियंताओं को गंभीरता से पर्यावरण संतुलन के बारे में सोचना ही होगा। ऐसा ना हो कि देर हो जाए। इन पिछले 15 वर्षों के इन आंकड़ों को देखते हैं, उन्हें समझने का प्रयास करते हैं, तो निस्संदेह जो है स्थिति बड़ी गंभीर है, बड़ी चुनौतीपूर्ण है। हम यही कामना और उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में उत्तराखंड राज्य की सरकार, तमाम उद्योगपति, जो अन्य लोग व्यवसाय कर रहे हैं, और उससे भी कहीं महत्वपूर्ण उत्तराखंड के बाशिंदे, उत्तराखंड में आने वाले पर्यटक और तीर्थयात्री, सभी लोग मिलकर के एक ऐसे विकास के मॉडल को लेकर के आगे चलेंगे जहां पर पर्यावरण और विकास के बीच में कहीं ना कहीं एक संतुलन हो पाएगा, और ये जो जंगलों का जो डाइवर्जन है, जो बेहिसाब तरीके से हो रहा है, इस पर कहीं ना कहीं लगाम लग सकेगी, कहीं ना कहीं रोक लग सकेगी। ऐसा नहीं कि प्रदेश की जनता ये सब नहीं समझ रही है, बल्कि अब वो अपने जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए आंदोलन भी कर रही है। यही कारण है कि प्रदेश में अब एक सशक्त भू कानून की मांग को लेकर भी एक बड़ा आंदोलन पनप रहा है। सशक्त भू कानून लागू करने की मांग को लेकर राज्य आंदोलनकारियों, संगठनों और दलों ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा और मांगों पर कार्रवाई न होने पर बड़े से बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। याद करिए, उत्तराखंड में आंदोलन लगातार होते रहे हैं अपनी जमीन को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए। कुल मिलाकर अपने प्रदेश के जल, जंगल और जमीन बचाने के लिए अब प्रदेश की जनता भी आवाज उठा रही है। ऐसा नहीं है कि प्रदेश में विकास नहीं हुआ, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जिस तरह के उत्तराखंड की कल्पना की गई थी, हम उसी ओर बढ़ रहे हैं? क्या इस तरह के विकास से हम इस हिमालयी राज्य का संतुलन बिगाड़ रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। अगर जल्दी ही इस विषय पर इस प्रदेश की प्रबुद्ध जनता और राजनेताओं ने नहीं सोचा, तो एक दिन ये प्रदेश एक बड़ी त्रासदी को झेलने को मजबूर हो जाएगा। याद कीजिए 2013 की वो 16 और 17 जून की आपदा, जो अभी तक भी हमें झकझोर कर रख देती है। यकीन है कि उस काली रात की कल्पना एक बार फिर से ना तो उत्तराखंड की सरकार करेगी, और ना ही केंद्र में बैठी मोदी सरकार करेगी, और ना ही इस प्रदेश की जनता करेगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।